Hello everyone. Now we are again right back with our new video on acid, base and salt. This is chapter of chemistry. As you know, ये केमिस्ट्री का चैप्टर है। जैसा कि हम जानते हैं, इसमें हम एसिड, बेस और सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं एसिड, बेस और सॉल्ट होता क्या है। एसिड, बेस और सॉल्ट। आप सॉल्ट जानते हैं, नमक जिसे हम कहते हैं। आप डेली लाइफ में भी सब नमक यूज़ करते होंगे। एसिड्स के बारे में भी आप डेली लाइफ में जानते हैं। बहुत से काम में आप एसिड लेते हैं। किसी चीज़ को साफ़ करने के लिए आप एसिड लेते हैं। कभी कभी आप बोलते हैं आपके ऐसे पेट में एसिडिटी हो गई है, तो वो भी एसिड की वजह से होता है। और बेस, बहुत कम लोग जानते होंगे बेस के बारे में। बेस भी आप यूज़ करते हैं डेली लाइफ में। आप कुछ जिसे जो है, जैसे आपके सोप्स होते हैं, वो बेसेस होते हैं, बेस होते हैं। और जो आप दवा लेते हैं, एक MgOH का होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम इनो कहते हैं, उसमें वो दवा होती है, तो वो भी एक बेस ही है। तो चलिए फिर हम बात करते हैं कि एसिड, बेस और सॉल्ट्स होते क्या हैं। कोई सब्सटेंस जो होते हैं, कोई भी सब्सटेंस, उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं कि वो एसिडिक है कि बेसिक है। मतलब कोई भी सब्सटेंस को हम डिवाइड करते हैं किन्हीं दो पार्ट्स में, एसिड, बेस, या तो वो एसिडिक होगा या बेस होगा, और तीसरा हम जो डिवाइड करते हैं उसे वो करते हैं सॉल्ट में। या तो वो सॉल्टी होगा, या वो एसिडिक होगा, या वो बेसिक होगा। अब हम बात करते हैं एसिड्स क्या होते हैं। एसिड्स वो सब्सटेंस होते हैं जो जिन एसिड्स वो सब्सटेंस होते हैं जिनका स्वाद खट्टा होता है। खट्टे स्वाद वाले सब्सटेंस एसिड होते हैं। जैसे कि लेमन जूस, लेमन में हमारा एसिड होता है, इसे हम सिट्रिक एसिड कहते हैं, जो एसिड हमारा लेमन में पाया जाता है। टेट्रिक एसिड, ये हमारा टोमेटोज में पाया जाता है। HCl, ये हमारा सिंथेटिक एसिड है। H2SO4, ये भी हमारा सिंथेटिक एसिड है, जिसे हम लैब में बनाते हैं। और ये काफ़ी हानिकारक केमिकल्स होते हैं। दे आर वेरी डेंजरस बिकॉज दे आर कंसनट्रेटेड एसिड्स। अब हम बात करते हैं ऑर्गेनिक एसिड और इनऑर्गेनिक एसिड की। एसिड्स को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, ऑर्गेनिक एसिड और इनऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड्स कौन से एसिड्स होते हैं? ऑर्गेनिक वो एसिड्स होते हैं जो प्लांट्स से बनते हैं या फिर एनिमल्स में पाए जाते हैं। एनिमल्स में भी कुछ एसिड्स ऐसे होते हैं जो हानिकारक होते हैं, मतलब जो कंसनट्रेटेड होते हैं, जैसे HCl, वो भी हमारे पेट में पाया जाता है, तो वो भी हमारा ऐसे एसिड्स में आता है, प्लांट्स। इनऑर्गेनिक एसिड वो एसिड जिन्हें हम लैब्स में प्रिपेयर करते हैं, जैसे HCl हो गया हमारा, H2SO4 हो गया, ये सब हमारे HNO3 हो गया। ये सब हमारे जो एसिड्स हैं, ये इनऑर्गेनिक एसिड्स हैं, क्योंकि ये लैब में बनाए जाते हैं, ये प्लांट्स में नहीं पाए जाते। प्लांट से हमारा टेट्रिक एसिड हो गया, लेमन जूस हो गया, ये सब हमारे ऑर्गेनिक एसिड्स हैं। तो आपने एसिड्स के बारे में हमने जाना, उसके बाद ऑर्गेनिक एसिड्स और इनऑर्गेनिक एसिड्स में बांटा जाता है। अब हम बात करते हैं बेसिस के बारे में कि बेस क्या होते हैं। बेस वो सब्सटेंस होते हैं जिनका स्वाद कड़वा होता है। जिनका स्वाद कड़वा होता है, जो भी चीज़ें स्वाद में कड़वी होती हैं वो बेस होती हैं। जैसे कि बेकिंग सोडा बेस है, KOH बेस है, NaOH बेस है। चलिए अब हम बात करते हैं सॉल्ट्स के बारे में कि सॉल्ट्स क्या होते हैं। सॉल्ट्स किसी भी, जब भी कोई कंपाउंड एसिड और बेस के रिएक्शन से फॉर्म होता है, उसे हम सॉल्ट कहते हैं। मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने HCl और NaOH को मिला दिया, तो हमारा जो कंपाउंड बनता है वो हमारा NaCl और H2O मीन्स वाटर बाहर निकल जाता है। जो ये हमारा NaCl है, ये हमारा कॉमन सॉल्ट होता है, जो हम नमक खाते हैं। कॉमन सॉल्ट जो आप नमक सब्जियों में भी इस्तेमाल करते हैं, यही वो सॉल्ट होता है, NaCl। तो NaCl जो हमारा बना वो सॉल्ट होता है। इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है ये रिएक्शन।
इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है। तो आपने जाना सॉल्ट्स क्या होते हैं। अब हम बात करते हैं एसिड एंड बेस के टेस्ट के बारे में, कि हम कैसे जानेंगे कोई चीज़ एसिड है कि कोई चीज़ बेस है। तो देयर आर मैनी सब्सटेंसेस विच शोज डिफरेंट कलर्स एंड ऑर्डर्स। ऑर्डर्स इसका मतलब होता है खुशबू। ऑर्डर्स इन एसिड एंड बेस रिस्पेक्टिवली। बहुत से ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिन्हें हम जब एसिड में डिप कराते हैं या एसिड में डालते हैं या एसिड उनमें डालते हैं, बेस उनमें डालते हैं, तो वो डिफरेंट कलर या फिर डिफरेंट ऑर्डर देते हैं, जैसे कि, और हम उन्हें एसिड बेस इंडिकेटर कहते हैं। अब एसिड बेस इंडिकेटर को भी हम लोगों ने अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया है। एसिड बेस इंडिकेटर नेचुरल भी हो सकते हैं और वो सिंथेटिक भी हो सकते हैं। नेचुरल एसिड इंटीजर्स, एसिड और बेस इंडिकेटर्स जो होते हैं वो, उसमें हमारा लिटमस सोल्यूशन आता है। लिटमस सोल्यूशन जो होता है वो एक प्लांट से पाया जाता है जिस प्लांट का नाम है लिचन। ये लिचन प्लांट की पर्पल डाई होती है, पर्पल कलर की डाई होती है जो लिचन प्लांट से पाई जाती है। और जब हम इसमें एसिड मिलाते हैं तो ये लिटमस कलर को, जो कि पर्पल होता है, ये पर्पल कलर को रेड कलर में चेंज कर देता है। और जैसे ही हम इसमें बेस मिलाते हैं ये पर्पल कलर को ब्लू कलर में चेंज कर देता है। तो हमें पता चल जाता है कि वो सब्सटेंस एसिड है कि बेस है। मान लीजिए हमने एक कंटेनर में एसिड ले लिया है, ये हमारा HCl है, ये हमारा लिटमस सोल्यूशन है। लिटमस सोल्यूशन ले लीजिए जो, या फिर लिटमस पेपर ले लीजिए, इसी का पेपर भी बनता है, इसे कंडेंस करके इसका पेपर बना लिया जाता है, या फिर पेपर डिप्ड होता है, कोई भी पेपर लिटमस सोल्यूशन में डिप्ड हमने जैसे ही हम इसमें मिलाते हैं, मान लीजिए ये हमने मिलाया, तो अगर वो चीज़ बेसिक है तो लिटमस पेपर का कलर ऐसे चेंज हो जाएगा, वो लिटमस पेपर रेड हो जाएगा अगर कोई चीज़ एसिडिक है। और अगर वो चीज़ बेसिक है तो लिटमस पेपर ब्लू कलर हमें शो करेगा जितनी दूर तक वो डिप्ड है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस समय पे जो भी प्रॉपर्टीज़ उस लिटमस सोल्यूशन में होती हैं वो एसिड से रिएक्ट करके अपना कलर चेंज कर लेती हैं और बेस से रिएक्ट करके अपना कलर चेंज कर देते हैं। ये हमारा केमिकल प्रोसेस होता है। तो आगे हम बात करते हैं, हमने नेचुरल की बात कर ली, अब हम सिंथेटिक इंडिकेटर्स की बात करते हैं। सिंथेटिक इंडिकेटर्स वो इंडिकेटर्स होते हैं जो हम लैब में बनाते हैं। हमारे लैब में बनाए गए इंडिकेटर सिंथेटिक इंडिकेटर होते हैं। उसमें फिनोप्थलीन होता है, इसे हम फिनोप्थलीन कहते हैं। फिर हमारा दूसरा मिथाइल ऑरेंज होता है और हमारा KMnO4 होता है, पोटेशियम परमैंगनेट। ये हमारा पर्पल कलर का लिक्विड होता है। ये हमारा आगे टाइट्रेशन में यूज़ आएगा, जो कि आप 12th क्लास में पढ़ेंगे कि टाइट्रेशन क्या होता है। ये क्वालिटेटिव एनालिसिस में काम आता है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस में, तो आप इसे आगे पढ़ेंगे। ये हमारे सिलेबस में नहीं है, हमारे सिलेबस में सिर्फ फिनोप्थलीन और ऑरेंज है। अब हम आगे बात करते हैं कि क्या क्या रिजल्ट्स आते हैं हमारे एसिड और बेस में इंडिकेटर्स के। जैसे हमारा लिटमस पेपर है, ये पार्ट आपको याद करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकते हैं कि व्हेन वी ड्रॉ a litmus paper, when we dip a litmus paper in acid or base solution, what will be the color? Or question can be asked like, we a one man called Abhay, a boy named as Abhay, take a paper, he dipped in a solution and the paper turns from purple to blue. What is the nature of solution? इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्ज़ाम में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, 1 नंबर में पूछे जा सकते हैं, तो आप इन्हें तैयार कर लीजिएगा। लिटमस पेपर पे अगर हम एसिडिक में मिलाते हैं, किसी एसिडिक मीडियम में लिटमस पेपर को डालते हैं तो वो रेड कलर शो करता है। अगर किसी बेसिक पेपर में हम बेसिक नेचर में डालते हैं तो वो ब्लू कलर शो करता है और न्यूट्रल पे उसका कलर पर्पल होता है। अब जैसे हम बात करते हैं फिनोप्थलीन की, फिनोप्थलीन
एसिडिक सोल्यूशन में कोई कलर नहीं देता है। ये जब न्यूट्रल सोल्यूशन होता है तब भी इसमें कोई कलर नहीं होता है, लेकिन जैसे ही हम इसे बेसिक नेचर में डालते हैं तो ये हमें पिंक कलर देता है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम इससे क्वेश्चन बना सकते हैं कि विच इंडिकेटर गिव्स ओनली द रिजल्ट ऑफ बेसिक नेचर। जो हमें सिर्फ बेसिक नेचर के बारे में बताता हो तो हम इस पे फिनोक्सिलीन का नाम रखेंगे। मिथाइल ऑरेंज जो होता है, जैसे कि आपको पता चल रहा है इसके नाम में ही ऑरेंज है, तो ये न्यूट्रल ऑरेंज कलर का होता है। लेकिन जब हम इसको बेस से रिएक्ट कराते हैं तो ये येलो कलर का हो जाता है, और जैसे ही हम इसे एसिड से रिएक्ट कराते हैं ये रेड कलर का हो जाता है। तो आपको इस टेबल को याद करना ज़रूरी है। आगे बढ़ते हुए तीसरे तरीके के इंडिकेटर्स होते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ऑल्फैक्टरी का मतलब होता है ऐसे इंडिकेटर्स जो रिएक्ट करने पे स्मेल देते हैं, ओडर देते हैं। ओडर का मतलब स्मेल होता है। जब भी आप किसी अनियन ड्रॉप क्लॉथ में एसिड डालेंगे तो वो आपको अलग से स्मेल देगा। वनीला एसेंस की स्मेल भी आती है, बहुत सी में क्लोव ऑयल की स्मेल आती है। आप HCl ले लीजिए और एक में NaOH ले लीजिए। एक इसमें आप जब दोनों में, मान लीजिए हमने इसमें HCl लिया, इसमें हमने NaOH लिया, आप इसमें क्लोव ऑयल डालिए और जब आप स्मेल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कोई दूसरी स्मेल इससे आ रही है और इससे अभी आ रही है। तो आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ये बेस है कि एसिड है। अब इसी के साथ हमने 3 तरीके के इंडिकेटर्स पढ़े। पहला हमारा नेचुरल इंडिकेटर्स था, दूसरा हमारा सिंथेटिक इंडिकेटर्स था जो हम लैब्स में बनाते हैं। ये हमारा प्लांट से बनता है जिसमें लिटमस पेपर हमारा आता है, इसमें हमारा फिनोक्सिलीन आता है और हमारा मिथाइल ऑरेंज आता है। फिर हमने अल्फैक्टरी इंडिकेटर पढ़ा, उसमें अनियन ड्रॉप क्लॉथ स्ट्रिप्स आती हैं, फिर हमारी वनीला एसेंस आती हैं और क्लोव ऑयल से हम चेक कर सकते हैं। अब हम मेनली बात करेंगे एसिड्स पे। अब हम एसिड्स की प्रॉपर्टी पे आते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, एसिड क्या होता है? कोई भी चीज़ जिसे टेस्ट करने पे वो हमें सौर मतलब खट्टा स्वाद दे, वो एसिड होती है। ये सौर टेस्ट जो होता है वो खट्टा स्वाद होता है, इसीलिए आपको जब एसिडिटी होती है तो आपके मुंह पे जो खट्टापन आता है तभी आप पहचान पाते हैं कि हाँ मुझे एसिडिटी हो गई है। आपके पेट में से खट्टापन आपको लगता है। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं प्रॉपर्टीज़ की तरफ। लेकिन आप कभी एसिड को टेस्ट ना करें क्योंकि यह कुछ एसिड्स हानिकारक हो सकते हैं। ज़्यादातर जो नेचुरल एसिड्स होते हैं वो हानिकारक नहीं होते क्योंकि वो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, लेकिन आपको सिंथेटिक एसिड से बच के रहना है। केयर विद देम हैंडल। चलिए अब हम आगे बात करते हैं सौर प्रॉपर्टीज़ पे। सबसे पहली सौर टेस्ट, ये हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी है। ये लिटमस पेपर को रेड में टर्न कर देता है, टर्न्स मिथाइल ऑरेंज इन रेड। मिथाइल ऑरेंज को भी रेड कलर में टर्न कर देता है। ये इसके पास कोरोसिव नेचर होता है। कोरोसिव नेचर का मतलब जंग लग जाना। अगर हम किसी एसिड को मेटल से रिएक्ट करा देंगे तो उसमें जंग लग सकता है। इसीलिए कभी भी आपने लैब गए होंगे तो देखा होगा आपने कि हमेशा इसे हम ग्लास के कंटेनर्स में रखते हैं। वो कंटेनर्स एसिड या फिर कोई भी बेस जो होता है, हेयर कैन बी एसिड, और बेस हमेशा से ग्लास या फिर सेरेमिक के कंटेनर्स में रखा जाता है। सिरेमिक का मतलब चीनी मिट्टी होता है, जो बर्तन हम घर में यूज़ करते हैं कुछ लोग, चीनी मिट्टी के बर्तन, उनमें रखा जाता है और उसमें रबर की या फिर ग्लास की कॉर्क लगाई जाती है। ग्लास की कॉर्क का मतलब कॉर्क एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ये ऐसा लगता है, वो या तो रबर का या फिर ग्लास का ही होता है ताकि ये रिएक्ट ना करें। तो अब हम आगे बात करते हैं दूसरी प्रॉपर्टीज़ की। ये हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं एसिड्स की। इसमें हम बात करते हैं रिएक्शन विद मेटल। जब हम एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा? कोई भी एसिड, सभी एसिड मेटल से रिएक्ट करते हैं हाइड्रोजन गैस और सॉल्ट बनाने के लिए। कोई भी मेटल हमारा
एसिड से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करता है और डिफरेंट डिफरेंट मेटल सॉल्ट्स देता है। जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जांपल ले रखा है Zn। हमारे दोनों एग्जांपल्स में हमारा मेटल सेम है, इसलिए हमारा सॉल्ट जो आएगा वो सेम मेटल का आएगा, बट इनके केटायंस डिफरेंट हैं। तो हम अब बात करते हैं, जैसे हमने इसे डाइल्यूट H2SO4 से मिलाया है, तो जैसे ही हमने Zn को डाइल्यूट H2SO4 से मिलाया, ये ZnSO4 बनाकर इसने हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व कर दिया। इसमें जो रिएक्शन हुई उसमें H जो था वो 2+ में टूट गया, और जो हमारा SO4 था उस पर 2- चार्ज आ गया। हमारा Zn के पास 2 वैलेंसी होती है, ये इससे रिएक्ट कर गया और इसने इसको ट्रांसपोज कर दिया, और हमारा ये जो H2 है ये हमारा एयर में बाहर चला गया। सेम एज यहाँ पर भी हुआ, यहाँ पर भी वैसा ही हुआ है। हम बात करते हैं कि हम कैसे कंफर्म करेंगे। अब एक आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाउ कैन यू कंफर्म दैट व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड इट विल ऑलवेज गिव H2, कि उसने हाइड्रोजन गैस ही दी। जब भी कोई मेटल एसिड से रिएक्ट करता है तो वो हाइड्रोजन गैस ही कैसे देता है। इसके लिए हम एक टेस्ट करते हैं। ये उस टेस्ट का एक्सपेरिमेंटल डायग्राम है जिसे आप देख सकते हैं। ये हमारा टेस्ट ट्यूब है, यहाँ पर हमारी जिंक ग्रेन्यूल्स पड़ी हुई हैं, मतलब Zn पड़ा हुआ है। Zn जिंक का शॉर्ट नेम होता है। हमने जिंक ग्रेन्यूल्स से डाली, ग्रेन्यूल्स का मतलब टुकड़े होते हैं छोटे छोटे, ताकि वो ईजिली मिल जाए। हमारा ये टेस्ट ट्यूब है, ये हमारा स्टॉपर लगा हुआ है ताकि कोई एयर बाहर ना जाए। ये हमारा स्टॉपर है, ये हमारी टेस्ट ट्यूब है। हम हमेशा टेस्ट ट्यूब को ही यूज़ करते हैं एक्सपेरिमेंट्स के लिए। हम इसे टेस्ट ट्यूब होल्डर से पकड़ सकते हैं, या तो इसे टेस्ट ट्यूब होल्डर से पकड़ें या फिर ट्रोपेड या फिर इसे स्टैंड से पकड़ें। आगे ये इस पे जो ये ट्यूब लगी हुई है इसे हम डिलीवरी ट्यूब कहते हैं, जिससे गैस डिलीवर होती है। आगे हमारे पास सोप सोल्यूशन है, ये हमारा सोप सोल्यूशन है। हमारे पास बर्निंग एक कैंडल है। हमने इसमें जिंक ग्रेन्यूल डाला और हमारा इसमें डाइल्यूट H2SO4 पहले से ही प्रेजेंट था। इसमें हमने यहाँ पे जिंक ग्रेन्यूल्स जैसे डाले, ये रिएक्ट करना शुरू करके हाइड्रोजन गैस इवॉल्व कर देता है। अभी हमें ये कंफर्म नहीं है कि ये गैस हाइड्रोजन गैस ही है, कोई भी गैस इवॉल्व हो सकती है। तो जो भी गैस इवॉल्व हुई वो इस डिलीवरी ट्यूब से यहाँ पे आने लगी। यहाँ पर सोप सोल्यूशन है, सोप सोल्यूशन में जैसे ही कोई गैस गई तो वो सोप बबल्स से भरी हुई ऊपर उठने लगी। ये सोप बबल्स हैं, ये सोप बबल्स हैं जिनमें हाइड्रोजन गैस भरी हुई है। तो ये जैसे ही कैंडल के पास जाते हैं, जैसा कि आप जानते हैं हाइड्रोजन एक बहुत ही अच्छा फ्यूल है, इसलिए रॉकेट में जो रॉकेट पोजिशंस होते हैं उनमें लिक्विड हाइड्रोजन यूज़ किया जाता है एज अ बर्निंग फ्यूल। तो जैसे ही ये हमारा कैंडल के पास जाता है ये पॉपअप साउंड से बर्न करना शुरू कर देता है। ऐसे पट 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 ऐसी आवाज़ आती है और ये फूटने लगते हैं। तो हमारा ये कंफर्मेटरी टेस्ट होता है कि हाँ, एसिड मेटल से रिएक्ट करने पे हमें हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करता है। अब हम बात करते हैं कि जो रिएक्शन की रेट होती है वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड करती है। ये आपके टॉपिक में नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया ताकि आपको पता रहे, क्योंकि इनसे कभी कभार क्वेश्चंस बन जाते हैं, क्योंकि ये प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। और जैसा कि हमारे साथ जैसा कि होता है ज़्यादातर 10th क्लास के बच्चों को एक्सपेरिमेंट्स नहीं कराए जाते उतने जितने कि 11th और 12th में कराए जाते हैं ज़्यादातर स्कूल्स में। तो हम जैसे कि बात करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। जैसे ही हम टेम्परेचर किसी चीज़ का बढ़ा देंगे रिएक्शन तेज हो जाती है। सब्सटेंस पे डिपेंड करती है, जो आपने मेटल लिया है या फिर नॉन मेटल लिया है उसकी रिएक्टिविटी पे डिपेंड करती है। एसिड पे डिपेंड करती है कि आपका एसिड वीक है स्ट्रॉन्ग है। बेस पे डिपेंड करती है आपका बेस स्ट्रॉन्ग है वीक है। मीडियम पे डिपेंड करता है, अगर वो चीज़ लिक्विड मीडियम में है उसकी रिएक्टिविटी लिक्विड मीडियम में कम है इन कंपेरिजन टू मेटल, मतलब और इन कंपेरिजन टू सॉलिड में, तो डिपेंड उस पर भी डिपेंड करता है। और कैटलिस्ट पे डिपेंड करता है। कैटलिस्ट क्या होते हैं, ये कोई भी ऐसा सब्सटेंस होता है, कैटलिस्ट वो सब्सटेंस होते हैं जो बिना प्रॉपर्टी दिए, अपनी प्रॉपर्टी को लूज किए हुए या फिर बिना रिएक्शन में पार्टिसिपेट हुए रिएक्शन की स्पीड बढ़ा देते हैं।
ये खुद नहीं यूज़ होते। जैसे कि मान लीजिए आप दो दोस्त लड़ाई कर रहे हैं और तीसरा दोस्त बीच में आके चुगली कर दे एक दूसरे की, तो आप दोनों लोग और लड़ने लगते हैं, वो उस समय कैटलिस्ट का काम कर देता है। ये बहुत बार होता है, इसलिए मैंने एग्जांपल लिया। अब बात करते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। मेटल्स में ये ऑर्डर होता है मैग्नीशियम, जिंक, Fe, Cu, दिस इज कॉपर, दिस इज आयरन, दिस इज जिंक, दिस इज मैग्नीशियम। अगर कहीं पर मैग्नीशियम और जिंक साथ में पड़ा हुआ है और हम उसमें एसिड डालते हैं, तो हमारा मैग्नीशियम जल्दी रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस इवॉल्व कर देगा इन कंपैरिजन टू Zn, इन कंपैरिजन टू Fe और इन कंपैरिजन टू कॉपर। अब हम बात करते हैं रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोकार्बोनेट्स। मेटल हाइड्रोक्सी कार्बोनेट, ये इसका शॉर्ट जनरल फार्मूला होता है। यहाँ पर कोई भी मेटल हो सकता है। ये रिएक्ट करते हैं, मेटल कार्बोनेट्स और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स रिएक्ट करते हैं एसिड से, हमें सॉल्ट देते हैं, वाटर देते हैं और CO2 देते हैं। आप देख सकते हैं इनका बेसिक जो इनका स्ट्रक्चर है, उसमें जनरल स्ट्रक्चर में ही हमें कार्बन और ऑक्सीजन दिख रही है जो कि CO2 है। तो इससे आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि हाँ, ये रिएक्ट करने पर हमें कार्बन डाइऑक्साइड देते होंगे। आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल की तरफ। जैसे Na2CO3 सॉरी, H2SO4 से रिएक्ट करके, दिस इज सोडियम कार्बोनेट एंड दिस इज हाइड्रोजन सल्फेट। रिएक्ट करते हैं जब, तो वो हमें Na2SO4 देते हैं विच इज सोडियम सल्फेट एंड वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। दिस कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व इन एयर, ये एयर में चली जाती है क्योंकि गैसेस फॉर्म में होती है। इसी तरह हम बात करते हैं NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जब हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करता है तो वो हमें NaCl विच इज़ सोडियम क्लोराइड कॉमन सॉल्ट और हमें पानी और कार्बन डाइऑक्साइड देता है। तो ये रिजल्ट्स जो होते हैं वो हमारे इम्पॉर्टेंट हैं। जैसा इससे पहले रिजल्ट हमने रिएक्शन विद मेटल पढ़ा था, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं। और एक एग्जांपल 2 नंबर के क्वेश्चन बन सकते हैं। ये आप एक 3 नंबर में भी पूछे जा सकते हैं, डिफरेंस पे पूछे जा सकते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। अब हम बात करते हैं कि हम कैसे कंफर्म करें कि जब हमारा कोई मेटल रिएक्ट करता है कार्बोनेट सॉल्ट से, कार्बोनेट से, या फिर किसी मेटल कार्बोनेट से, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से हमारा एसिड रिएक्ट करता है, तो वो CO2 गैस ही देता है। तो चलिए हम इसका कंफर्मेटरी टेस्ट करते हैं। जैसा ही पहले हमने एपरेटस बनाया था, वैसा ही एपरेटस यहाँ पे भी होता है। मैं इसे यहाँ रफली ड्रॉ कर देता हूँ। ये हमारा टेस्ट ट्यूब है, इसमें हमने कॉर्क लगा रखी है। ये हमारी पासिंग डिलीवरी ट्यूब है, यहाँ से ये डिलीवरी ट्यूब पास हो गई। यहाँ पे हमारा स्लेग लाइम वाटर है, ऐसे ये डिलीवरी ट्यूब पास हो रही है। स्लेग लाइम वाटर जो होता है वो CaOH का होल टॉइस होता है। ये CaO प्लस H2O से बनता है। जब हम कोई भी गैस यहाँ से पास कराते हैं, अगर वो गैस कार्बन डाइऑक्साइड होती है तो वो लाइम वाटर से रिएक्ट करके मिल्की कलर सस्पेंशन दे देती है। जैसा कि देखिए यहाँ लिखा हुआ है, हमने कार्बोनेट